हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों मैं साइंस पढ़ाता हूं और मेरा नाम है अरमान सर। बच्चों साइंस में सबसे पहले स्टार्ट किए थे बच्चों फिजिक्स का पहला चैप्टर नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का ये पार्ट 6 है, इसका मतलब पार्ट 5 तक आ चुका है। बच्चों पहले पार्ट 5 तक जाके देखो, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, कंसेप्ट भी बताए हैं बच्चों प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पे एकदम बेसिक से और नए अंदाज में सिखाया जाता है, आसान भाषाओं में और प्रैक्टिकल के साथ। समझे बच्चों? पार्ट 6 और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको पार्ट 5 तक देखना जरूरी है। ठीक, ये सारे टीचर हैं, अब मिल चुके हैं सारे टीचर को। हमारा टारगेट है बच्चों फ्री में बिल्कुल 450 प्लस मार्क्स दिलाना। ठीक है, चलिए बच्चों आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले बच्चों समतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है? समतल दर्पण के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या जानेंगे? पिछला लेक्चर में क्या पढ़ाए थे आपको? पिछला लेक्चर में प्रतिबिंब। इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत ही जरूरी है आपके लिए। बच्चों प्रतिबिंब को अच्छे तरीके से समझना है, इसके लिए आपको एक चित्र लाए हैं, थोड़ा और समझाते हैं बच्चों। जो बच्चे देख चुके हैं तो वो भी देखेंगे, जो बच्चे नहीं देखें वो भी समझेंगे एक और तरीके से। समझे बच्चों? चलिए एक और चित्र लेते हैं बच्चों। चलिए मोमबत्ती लेते हैं, इस मोमबत्ती से समझाते हैं आपको प्रतिबिंब। क्या समझाएंगे बच्चों? प्रतिबिंब समझाएंगे आपको। तो दो दर्पण लेते हैं, एक क्या लेते हैं बच्चों? अवतल दर्पण लेते हैं। ये अवतल दर्पण है बच्चों। अब बोले सर अवतल दर्पण कैसे, किसको कहते हैं? नहीं जानते हैं सर, लेकिन आगे बताएंगे बच्चों। ये दर्पण कैसे बनाया जाता है, अवतल दर्पण, ये समतल दर्पण, ये दर्पण कैसे बनाया जाता है, सबके बारे में अच्छा से बताएंगे। ठीक, घबराने की जरूरी नहीं है। फिलहाल अभी समझो प्रतिबिंब समझो। क्या समझाना चाहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक, उसके बारे में समझते हैं बच्चों। ये वस्तु है, क्या है? ये वस्तु है, इसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। एक ये दर्पण है, एक ये दर्पण है, दोनों दर्पण में बनाएंगे। तो आपको बताए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2 किरण। एक किरण ऐसे आएगा, ठीक, इस दर्पण से टकरा के ऐसे लौट जाएगा। पहला ये हुआ बच्चों। ठीक है, एक और किरण भेजें। कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। एक और किरण भेजते हैं बच्चों। चलिए एक किरण ऐसे आएगा बच्चों, क्या करेंगे? यहां से भेज देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्या दोनों कहाँ पे काटा है बच्चों, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। ये भी ऐसे आएगा बच्चों, ये देखिए आया, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लौटेगा। उधर इसलिए नहीं जाएगा, इधर पॉलिश किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बच्चों इधर लौट जाएगा। क्या ये दोनों वास्तव में यहाँ पे काटा है बच्चों? देखिए ध्यान दिए, नोटिस कीजिए, क्या यहाँ पे काटा है? तो बोलेंगे हाँ सर काटा है। काटा है ना बच्चों, यहाँ पे काटा है। और जहां पे काटती है, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती मतलब काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे मिला है, दोनों किरणें वास्तव में मिला है, तो ये प्रतिबिंब तो होगा। लेकिन कैसा प्रतिबिंब? तो बोलेंगे सर इसका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल इमेज। ये वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए और एक और चीज समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है? अब प्रतीत होती है कैसे? जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से सीखो, बहुत आसानी है बच्चों, आसान एकदम, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाएंगे और चित्र के साथ, बस नजरें जमाए के बैठना है। चलिए एक और किरण भेजेंगे यहाँ पे, एक किरण सीधे भेजेंगे दर्पण से बच्चों 90 डिग्री पे गिरेगा। ये 90 डिग्री है ना, दर्पण के साथ 90 डिग्री पे सतह। अगर कोई किरण सीधे जाता है 90 डिग्री पे, आपको बता चुके हैं बच्चों पिछले लेक्चर में, वापस उसी रास्ते में लौट जाता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए बच्चों। एक किरण तो हो गया, एक किरण को यहां से भेजते हैं बच्चों, यहां से ऐसे भेजेंगे, ये दर्पण से बच्चों परावर्तन होगा। क्या उधर जाएगा? नहीं सर, ये पॉलिश किया हुआ है, देखिए पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ, उधर नहीं जा पाएगा, इसीलिए ये इधर लौटेगा। देखो बच्चों ध्यान से नोटिस कीजिएगा बच्चों, क्या ये दोनों किरण, ये वाला किरण और ये वाला किरण, क्या ये दोनों कभी मिलेगा आपस में? कभी नहीं मिलेगा। क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा बच्चों? नहीं मिलेगा। अगर यहाँ आंख रख देंगे बच्चों, ये आंख को लगेगा कि ये किरण पीछे से आ रहा है। कहां से आ रहा है? पीछे से आ रहा है, इसकी कल्पना होगी, वास्तव में नहीं मिलेगा बच्चों। जैसे यहाँ पे वास्तव में मिल रहा था, ये वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों किरण लास्ट में वास्तव में रियल में काटा, एक दूसरे को काटा, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं काट पाएगा। एक उधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, तो नहीं काट पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इस आंख को लगेगा ये किरण यहाँ से आ रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना बच्चों, यहाँ से आ रहा है, वास्तव यहाँ से आ रहा है। इसको लगेगा, इस आंख को लगेगा यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब इस आंख का ये कल्पना है, इसलिए कल्पना की वजह से ये प्रतिबिंब बना है। इसलिए इस प्रतिबिंब क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे आज के बाद? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका एक और नाम है बच्चों, क्या नाम है? काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम,
जल्दी बताइए, आप लोग जानते हैं? कमेंट कीजिएगा बच्चों जो जानते होंगे, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जैसे सूरज को रवि बोलते हैं, ठीक है, पानी को जल बोलते हैं, उसी तरह काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बच्चों एक ही नाम है, ठीक है। चलिए, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ, ये वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है बच्चों? फिर से सुनना प्रतिबिंब का परिभाषा। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है बच्चों। मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए वास्तव में नहीं मिला है, जबरदस्ती बढ़ाने पे मिलाए हैं, जबरदस्ती मिलाए हैं, आगे बढ़ाने पे नहीं मिल रहा। इसका मतलब सर पीछे बढ़ाइए तो पीछे बढ़ाने में मिल गया, इसका मतलब वास्तव में नहीं मिला है, पीछे जबरदस्ती बढ़ाने पे मिला है। इसीलिए बच्चों जबरदस्ती को क्या नाम देते हैं हम लोग? मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन दोनों में मिलता है या मिलती है या मिलती ही, दोनों बोलना होगा प्रतिबिंब की परिभाषा में, ठीक है। चलिए, इसके बारे में डिटेल से पीछे बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा बच्चों, दर्पण का सामने वाला भाग कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है? नहीं सर, ये वाला है। सामने वाला भाग इधर है क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है। इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि ये सामने वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समझे बच्चों। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसे पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। क्या है पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं सर? चलिए दूसरा सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है? वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बना है। वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के सामने बना है। इस दर्पण का देखिए सामने वाला भाग ये है, ये नहीं है, ये तो पिछला भाग हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, उल्टा बनता है बच्चों। क्या बनता है? उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर्दा रख देंगे बच्चों, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इस पर्दे पे दिखेगा। पर्दा देखते हैं, इसको समझाते हैं बच्चों इस चित्र को। देखिए ये आपका क्या है बच्चों? वस्तु है। दिस इज कॉल्ड वस्तु। ये वस्तु है बच्चों। इस वस्तु से प्रकाश तो नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या जलाए हैं? टॉर्च जलाए हैं। देखिए इस टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, ऐसे टकरा के बच्चों यहाँ आएगा। कम से कम कितने किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। चलिए एक और किरण भेजते हैं, यहाँ से आएगा बच्चों, ऐसे टकराएगा यहाँ पे। कहाँ पे मिला है दोनों? यहाँ पे मिला बच्चों। इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। क्या ये प्रतिबिंब कैसा है बताइए? इसको बोलते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में मिला है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन नोटिस कीजिएगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पेपर कट दिख रहा है, ये पेपर कट, ये पेपर कट क्या है आपका? पर्दा की तरह कार्य करता है। इसका मतलब इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सके, लेकिन इस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक को पर्दे पे प्राप्त किया कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। आप अपना चेहरे में बच्चों सुंदर सा मुखड़ा देखते हो ना आईने में, तो आईने में जो प्रतिबिंब देखते हैं बच्चों वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को बच्चों पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मिरर के सामने पेपर रख देंगे, उसका प्रतिबिंब पेपर में बन जाएगा, नहीं, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। जैसे आपका हॉल वगैरह बच्चों, सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हैं ना, तो प्रतिबिंब पर्दे पे उतारा गया है, इसका मतलब वो वास्तविक है। क्या है बच्चों? वास्तविक है। इसका मतलब वहां अवतल दर्पण का सहारा लिया गया है। बस इतना समझने के लिए इतना काफी है, इतना समझो, ठीक है। चलिए बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा? समतल दर्पण। क्या है बच्चों? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं उसको जानने से पहले समतल दर्पण बनाया कैसे जाता है वो सीखो, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों कांच या शीशा लो। कांच लो, कांच को या शीशा, समझे बच्चों, दोनों एक ही बात है। शीशा लो, इसको क्या करेंगे बच्चों? कैसे बनाएंगे? एकदम सीधा लेना होगा, क्योंकि समतल दर्पण का बच्चों परावर्तक सतह एकदम सीधा होता है, सीधा होना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों इसको? सर यहाँ पे आप क्या करने होगा? यहाँ पे आप उसके बाद क्या करोगे? सिल्वर, चांदी, जानते हैं बच्चों, चांदी का परत चढ़ाओगे। यहाँ पे ऐसे चढ़ाया जाता है चांदी का परत। ये चांदी या अल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाता है। चांदी लो और अल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाता है, और ये इसका परावर्तक सतह है बच्चों। अब ये क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्यों कहलाएगा बच्चों? क्योंकि सर चांदी का परत इस साइड चढ़ाए हैं, इधर नहीं चढ़ाए हैं। जिधर चढ़ाते हैं बच्चों, इधर शीशा है, इधर परत चढ़ा दिए, तो ये परावर्तक सतह हो गया बच्चों। इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। क्या बोलते हैं? पॉलिश सरफेस, सतह, पॉलिश सतह, ठीक है। चलिए चांदी का परत चढ़ाया बच्चों। अब क्या करेंगे? चांदी या अल्युमिनियम दोनों में से किसी का भी परत चढ़ा सकते हो बच्चों। सिल्वर ब्रोमाइड भी बोल देते हैं, ठीक है हम लोग कभी कभी। चलिए परत चढ़ाने के बाद अब क्या करेंगे? सर अब पेंट कर देंगे। क्या करेंगे? पेंट। अब सवाल आता है सर पेंट क्यों करते हैं? सर ये पेंट क्यों किया जाता है? ये पेंट जो करते हैं ऐसा पेंट क्यों किया जाता है? ये पेंट क्यों किया जाता है? सवाल आता है बच्चों। पेंट इसलिए किया जाता है, ये तो पेंट नहीं भी करोगे तो भी ये दर्पण बन चुका है, समतल दर्पण। लेकिन पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे या तो चांदी का परत चढ़ाया जाता है या तो अल्युमिनियम,
और ये दोनों खराब ना हो, चांदी खराब ना हो, इसीलिए इसको पेंट करके ढक दिया जाता है। समझ में आया पेंट क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ? समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो सिंपल है बच्चों, किसी साधारण कांच के एक सतह पर चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर और उसके ऊपर किसी साधारण कांच पे बच्चों, एक साधारण सा कांच लेंगे बच्चों, ये कांच लिए समझे, इसमें क्या करेंगे बच्चों? चांदी, चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, और एल्युमिनियम बच्चों, इसका सिंबल क्या है? ये AL, ये इसका क्या होता है बच्चों? AG। पता है ना बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं बच्चों। सिल्वर को AG बोलते हैं बच्चों, तत्व है ना शॉर्ट में, और एल्युमिनियम को AL। तो ये चांदी या एल्युमिनियम का परत चढ़ाएंगे बच्चों, ये देखो ये परत चढ़ा दिए। उसके बाद क्या करेंगे? कहता है परत चढ़ाकर उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे? एक परत रंग या पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? पेंट कर देंगे। ये पेंट इसलिए करते हैं ताकि चांदी खराब ना हो। यही बातें बता रहे थे आपको, ठीक है। चलिए, इसका परावर्तक सतह ये हो गया बच्चों, जिधर पॉलिश करते हैं वो परावर्तक सतह नहीं कहलाता, ये वाला कहलाता है। इसका मतलब दर्पण का सामने वाला भाग ये हुआ और ये पिछला भाग हो गया, ठीक है। सामने भाग ये हो गया, याद रखिएगा, सामने वाला भाग। इधर जो होता है बच्चों, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? याद रखिएगा, पिछला वाला भाग। ये आपको काम देगा, पिछला वाला भाग, ठीक। ये देखिए समतल दर्पण है बच्चों, ये समतल दर्पण है। ये देखो शीशा है बच्चों, यहाँ पे पीछे पेंट किया गया है, पहले चांदी का परत चढ़ाया, उसके बाद बच्चों पेंट किया है, पेंट करके ये समतल दर्पण तैयार किया गया। तो आपसे बोर्ड के एग्जाम पूछा जाता है समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है सर समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? वो सिंपल है बच्चों, समतल दर्पण परावर्तक, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? एकदम सीधा हो। ऐसा नहीं बच्चों ये टेढ़ा, ये तो अवतल दर्पण बन जाएगा। ये बताएंगे अवतल दर्पण क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हैं आज ही के लेक्चर में, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण का परावर्तक सतह एकदम सीधा हो बच्चों, क्या हो? एकदम सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। सर समतल दर्पण का उदाहरण क्या है बच्चों? आपके घर में जो सिंगारदानी है बच्चों, ठीक है, वहां पे सामने आपका समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। और आपका हॉल रूम हुआ बच्चों, बाथरूम हुआ, ठीक है, जितना भी बच्चों आपका ड्रेसिंग रूम हुआ, ड्रेसिंग रूम में आपका शीशा जो मिरर लगा हुआ रहता है, वो भी क्या है? आपका समतल दर्पण। ये सब समतल दर्पण का उदाहरण है। आप डेली अपना चेहरा देखते हो बच्चों, समतल दर्पण में चेहरा देखते हो, ठीक है। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है बच्चों? एकदम सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम सीधा होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे आप उसके बाद पेंट करोगे, चांदी का परत चढ़ा के पेंट कर दोगे, समतल दर्पण बनके तैयार है। वही कहता है ऐसा दर्पण, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसको बोलते हैं बच्चों? बता चुके हैं, जिधर पेंट नहीं करते हैं वो परावर्तक सतह है, जिधर पेंट करते हैं वो पॉलिश वाला सतह। तो ये हुआ बच्चों परावर्तक सतह, ये वाला ये कहलाएगा परावर्तक सतह, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। समतल समझते हो ना? सीधा, सीधा या सपाट, सपाट भी बोलते हैं लोग, सपाट है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन। क्या बोलते हैं? PLAN, प्लेन, प्लेन, ठीक है। तो प्लेन हो, एकदम समतल बोले या प्लेन बोले एक ही बात है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? समतल दर्पण कहते हैं। एकदम प्लेन हो, चिकना हो, एकदम ऐसा नहीं बच्चों ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे हो ऐसे हो। समतल दर्पण एकदम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा बनाता है बच्चों? सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अभी कुछ देर पहले आपको दिखा चुके हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। देखिए इसका प्रतिबिंब बच्चों, ये आपका समतल दर्पण है बच्चों, एकदम सीधा है, ठीक है। ये पॉलिश किया हुआ है, देखिए इधर वाला भाग पॉलिश किया हुआ है सर, पॉलिश किया हुआ है इधर वाला भाग, और ये आपका सामने वाला भाग। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना हुआ बच्चों? काल्पनिक। इसका मतलब समतल दर्पण क्या कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक बनाता है या आभासी बोलो, ठीक है। और सीधा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, क्या बनाता है? सीधा बनाता है, और दर्पण के पीछे बनाता है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, समतल दर्पण के बारे में लिखा हुआ है, यह हमेशा सीधा, आभासी तथा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। बच्चों फोकस दूरी क्या होता है ये आगे बताएंगे, क्योंकि आगे वाला टॉपिक है। फिलहाल समतल दर्पण के बारे में पढ़ाए हैं, सोचते हैं कि उसका सारा कंसेप्ट दे दें आपको। अगर जब तक फोकस दूरी नहीं समझाएंगे बच्चों, ये बात कैसे समझ में आएगा सर अनंत क्यों होती है? अनंत का सिंबल ये होता है बच्चों, ठीक। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ये अनंत का सिंबल है, ठीक है। इतना बोर्ड में पूछता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में। आगे बताएंगे बच्चों अनंत क्यों होती है, जब तक फोकस दूरी बताएंगे। पहले फोकस दूरी बताएंगे, जिस वक्त फोकस दूरी बताएंगे ना, उसी वक्त बता देंगे कि अनंत क्यों होती है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता।
कि समतल दर्पण का विशेषता क्या है बच्चों, कैसे प्रतिबिंब बनाता है। तो देख लो, सबसे पहले समतल दर्पण कैसे बनाते हैं, एकदम सीधा कांच लेंगे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सर पेंट कर देंगे, ये पेंट कर दिया बच्चों। उसके बाद क्या, सॉरी पेंट नहीं, चांदी का परत चढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पेंट करेंगे, पेंट। देखिए समतल दर्पण बनके तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब एक और चित्र लेते हैं बच्चों, चलिए फिर से मोमबत्ती लेते हैं, इसका बनाते हैं चित्र इसका। चलिए कैसे बनाएंगे बच्चों, इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो विशेषताएं लिखा है बच्चों, ये सारी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से जानेंगे हम लोग विशेषताएं। फिलहाल इसके बारे में ये सब नोट कर लीजिएगा बच्चों। समतल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, सारी बातें लिखा हुआ है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको उसी तरह बना के दिए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये जो विशेषताएं हैं बच्चों, इन सारी विशेषताओं को समझाने के लिए हमको ये चित्र बनाना पड़ा, और बनाएंगे और आराम से दिखाएंगे। देखिए इसका क्या बनाना है बच्चों, ये वस्तु हुआ, क्या बनाना है, वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए, 2 किरण। एक किरण ऐसे आएगा बच्चों, सतह के साथ 90 डिग्री पे जाएगा, अगर 90 डिग्री पे गया बच्चों, वापस उसी रास्ते में लौट जाएगा, ये आपको पता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक और किरण भेजे बच्चों, एक किरण ऐसे आएगा और ऐसे लौट जाएगा, उधर इसलिए नहीं जाएगा बच्चों, इधर पॉलिश क्या हुआ है, ठीक है। चलिए क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा आपस में जाके, कभी नहीं मिलेगा सर। अगर आगे नहीं मिलेगा तो इसका मतलब पीछे बढ़ाइए, तो पीछे शायद मिल सकता है, हाँ पीछे मिल सकता है। अगर पीछे मिला, इसी को बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चों, ये जो प्रतिबिंब जो बना है, ये क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर काल्पनिक प्रतिबिंब बना। क्या बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है इसको, ठीक है। क्योंकि वास्तव में नहीं मिला है ये दोनों, अगर ये दोनों किरण मिलता आपस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये दोनों एक उधर गया एक उधर गया, कभी नहीं मिलेगा, इसलिए पीछे बढ़ाने पे मिलाए हैं, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। अब देखना बच्चे यहाँ पे क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बताए थे दर्पण के पीछे क्यों बनता है। अगर ये दर्पण है बच्चों, इधर अगर पॉलिश किएंगे तो ये पीछे वाला भाग, ये अगला भाग, तो इधर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मतलब या काल्पनिक बोलो, आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, प्रतिबिंब आभासी बनता है। अतः अगर आभासी प्रतिबिंब है बच्चों तो उसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए अगला पढ़, देखिए यहाँ पे देखिए इस वस्तु का आकार कितना है, मान लीजिए इस वस्तु का यहाँ से लेकर यहाँ तक आकार कितना है, जल्दी बताइए आप लोग, कितने, 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस वस्तु का ऊंचाई, हाइट या आकार कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो कहता है जितना समतल दर्पण के सामने वस्तु का ऊंचाई जितना होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक चीज आया कि वस्तु की ऊंचाई, सर वस्तु की ऊंचाई कितने है बच्चा, वस्तु की ऊंचाई आपका 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ सर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, तो प्रतिबिंब उधर वाला है ना बच्चों, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर, दोनों 3 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु की ऊंचाई बोलो या आकार बोलो, वस्तु का जितना आकार होता है उतना ही आकार प्रतिबिंब का होता है। ये समतल दर्पण का गुण है, ठीक। हम लोग जो अपना आईना में चेहरा देखते हैं बच्चों, जितना बड़ा आपका सिर है, सिर जितना बड़ा दिखता है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनता है, सेम इतना आकार का। मान लीजिए ये वस्तु है बच्चों, समतल दर्पण क्या है, आपके घर में जो ड्रेसिंग बच्चों हॉल में लगा हुआ है या ड्रेसिंग रूम में लगा हुआ है, बाथरूम में लगा हुआ है, ये सब क्या है आपका समतल दर्पण। तो इसका बच्चों इस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने देखेंगे ना, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए तो समतल दर्पण के सामने बच्चों अगर कोई वस्तु रखेंगे, जितना आकार का वस्तु है उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए
अगला पॉइंट क्या है बच्चों, जितना दर्पण के आगे जितना वस्तु होगा बच्चों, वस्तु मान लीजिए 5 सेंटीमीटर में, कितना दर्पण से, ये समतल दर्पण है बच्चों, यहां से वस्तु का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पे बनेगा 5 सेंटीमीटर। मतलब जितना दर्पण के आगे वस्तु होता है उतना ही दर्पण के पीछे वस्तु होता है। तो बताएंगे जी दर्पण से, तो यहां लिख सकते हैं बच्चों पॉइंट करके ऐसे, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है जल्दी बताइए, दर्पण से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, दर्पण से किसकी दूरी जल्दी बताइए बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, प्रतिबिंब की दूरी ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, ये कह रहा है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों, बताओ कि इस दर्पण के सामने वस्तु कितना है 5 सेंटीमीटर में है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा बताओ वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी कितना है, तो बोलेंगे सर 5 + 5 टोटल 10 सेंटीमीटर। टोटल कितने बच्चों, कुल 10 सेंटीमीटर। 5 मीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर है। तो बताएंगे, अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, तो कितना बताएंगे जी बच्चों, वस्तु और प्रतिबिंब की बीच दूरी कितना होगा, बोलेंगे सर 5 + 5 कितना बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों। यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, क्यों होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा क्यों होता है। देखिए इसका ज्वाला ऊपर है ना जी, वस्तु का ज्वाला ऊपर है, तो प्रतिबिंब में बच्चों इसका देखिए, इसका भी ज्वाला क्या ऊपर है, क्या ये उल्टा लग रहा है बच्चों, सीधा बना है ना। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना है, सीधा बना है, ठीक है। वही बातें कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये किसका गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, विशेषता पढ़ रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें, क्या लिखे, समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें, ठीक है। चलो, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, ये सारा है बच्चों। प्रतिबिंब की अपेक्षा वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है, इसके बारे में बता चुके हैं। 5वां नंबर क्या है आपका, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ये सर क्या बात समझ में नहीं आया कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है बच्चों, उल्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी समतल दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं, अगर ये आप पूरा फुल बॉडी देखते हैं बच्चों, तो क्या लगता है आपको कि दायां वाला भाग बच्चों, ये बायां वाला भाग बन जाता है प्रतिबिंब में। देखिएगा अब बच्चों, आप ऐसे हिलाइएगा हाथ, देखिए प्रतिबिंब के अंदर, आईने के अंदर बच्चों आपका जो प्रतिबिंब बना है उसका बायां वाला भाग हिलता है, ये नोटिस कीजिएगा, ठीक है। और बायां वाला भाग बच्चों दायां भाग बन जाता है। इसके बारे में पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है वो बता चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपका तो प्रतिबिंब तो बच्चों मुंडी सीधा है, एकदम सीधा दिखाएगा, लेकिन दायां को बायां कर देगा, बायां को दायां कर देगा। इसीलिए कहता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पूरा उल्टा नहीं बनता है। जैसे हाथ को दायां वाला बायां कर देगा, बायां को दायां कर देगा, बस वही बातें कह रहा है। प्रतिबिंब बच्चों दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अगला पॉइंट क्या है जी बच्चों, प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, जितना पीछे प्रतिबिंब है बच्चों, जितना उतना ही पीछे आपका सामने दर्पण के सामने वस्तु होगा। वही कहता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण से कितना पीछे है, 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु भी दर्पण से आगे कितना है, 5 सेंटीमीटर। यही बातें कह रहा है बच्चों। ये सारी बातें को आप नोट कीजिएगा। अगर बच्चों कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो ये सब लिख लिया करो। ये जो लिखते हैं 1 2 3 लाइन लिखे, 3 2 5, ये 5 लाइन लिखे है ना। अगर आप बेहतर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो तो ये सारी बातें लिख लो। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि सर समतल दर्पण के सामने अगर किसी इंसान को अपना पूरा बॉडी देखना है तो बताइए समतल दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, कम से कम कितना लंबाई होना चाहिए समतल दर्पण की। तो बच्चों इसका सीधा एकदम सिंपल जवाब है, अगर आप 6 फीट का हैं, मान लीजिए आपका अगर आपकी हाइट 6 फीट का है तो समतल दर्पण की हाइट कितना होना चाहिए बच्चों, 3 फीट होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 3 फीट, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ये इंसान है बच्चों, ठीक है, और ये कितने फीट का है, 6 फीट का है, 6 फीट का। तो समतल दर्पण का बच्चों ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो बताइए समतल दर्पण है, इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, 3 फीट लंबाई। बस सिंपल है।
अगर अपने आप को पूरा देखना है, सर से लेके पैर तक देखना है अपने आप को, समतल दर्पण के सामने अपना चेहरा, समझे बच्चों, किसी घर में जो अपना आपका घर में आईना जो है उसके सामने पूरा चेहरा देखना है, ठीक, पूरा सर से लेके पैर तक। तो आपका जो भी हाइट है उसका आधा होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5 है तो ये समतल दर्पण की हाइट कितना होना चाहिए बच्चों, 2.5 फीट। अगर आपका हाइट 8 फीट है तो समतल दर्पण की हाइट कितना होना चाहिए, 4 फीट। यही बातें लिखा हुआ है यहाँ पे। समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, जो दर्पण की ऊंचाई है जो वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। दर्पण की ऊंचाई जो भी है बच्चों वस्तु की ऊंचाई से आधी होना चाहिए। मान लीजिए मेरा ऊंचाई अगर 10 फीट है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, उसका आधा। आधा कितना बच्चों, 5 फीट। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना कि एक आदमी का ऊंचाई कितना है, 6 फीट है, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की कितनी ऊंचाई होना चाहिए या लंबाई होना चाहिए बच्चों, ये सवाल पूछ लेगा। कितनी लंबाई होना चाहिए, तो आपके जवाब में होना चाहिए 3 फीट। क्या होना चाहिए, 3 फीट। 6 फीट का आधा कितना होता है, 3 फीट। चलिए अब पढ़ना है हमको गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है बच्चों, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बहुत सिंपल है बच्चों। क्या है गोलीय दर्पण, एकदम सिंपल है बच्चों। ये गोला है, खोखला गोला, खाली समझते हो, प्लास्टिक का बॉल जो खाली होता है अंदर में, वो खोखला है बच्चों, ठीक। इसी को खोखला बोलते हैं, होलो, इंग्लिश में बोलेंगे होलो स्फीयर, ठीक है, खोखला गोला है। लेकिन बच्चों ये फर्क है, प्लास्टिक का बॉल नहीं है, ये कांच का बना हुआ, शीशे का बनाया हुआ है, आर पार दिखता है लेकिन अंदर से खाली है, ठीक। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दर्पण बनाना चाहते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। इसको काट के बनाना चाहते हैं। चलिए बनाए बच्चों, इसको काट के यहां से लेके काट लेंगे तो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा दिखेगा। इसको काट के निकालेंगे ना, ऐसा दिखेगा। जल्दी बताइए बच्चों, आप लोग बताइएगा, बस आसानी से बताइएगा कि सर ये क्या दर्पण कहलाएगा बच्चों। नहीं, अभी तक दर्पण नहीं बना है। दर्पण बनाने के लिए क्या चाहिए इसको, सर पेंटिंग किया जाता है। किधर पेंट करेंगे, इधर करेंगे पॉलिश या उधर करेंगे पॉलिश, आपका मर्जी, जिधर चाहो उधर पॉलिश कर सकते हो। अगर आपने इधर पॉलिश कर दिया, बताइए बच्चों, इधर पॉलिश कर दिया तो ये वाला सरफेस जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। इसका मतलब सामने वाला भाग ये हो गया, पिछला वाला भाग ये हो गया, ठीक है। इधर पॉलिश किए, ठीक है। लेकिन अगर आपने बच्चों, अगर आप इस साइड से काट के, इसको काट के इधर ऐसे लेके आए और आपने पेंटिंग कर दिया इधर, तो बताइए इस दर्पण का कौन सा वाला भाग परावर्तक सतह कहलाता है। सर इधर पेंट किया हुआ है, इधर किधर के पेंट किया हुआ है, इधर पेंट किया हुआ है, सर इधर पेंट किया हुआ है, इसका मतलब इधर परावर्तक नहीं होगा, परावर्तक किधर होगा, इधर होगा। तो ये हुआ आपका परावर्तक सतह, ठीक। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने बनाया है अवतल बनाया है, ये उत्तल बनाया है। अब परिभाषा सुनो सर, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये तो 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धसा हुआ हो। देखिए बच्चों, ये परावर्तक सतह ये वाला हुआ, ये वाला हिस्सा क्या है इसका, परावर्तक सतह। क्या ये अंदर की ओर धसा हुआ है, यस सर धसा हुआ है, बिल्कुल धसा हुआ है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण की परिभाषा है बच्चों, ठीक। अब पूछिएगा आपसे कि सर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सर ऐसा दर्पण, चलिए फिर से बना देते हैं आपको, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ हो। देखिए इधर पॉलिश कर दिया ना बच्चों, तो इसका ये परावर्तक सतह कहलाएगा। ये उधर इधर वाला भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, ये क्या है इसका परावर्तक सतह। क्या ये उठा हुआ है बच्चों, उठा हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। बहुत ही आसान परिभाषा है, अभी परिभाषा में जाने वाले हैं। फिलहाल अब गोलीय दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, ये कहलाएगा अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ है। यह उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो। देखो बच्चों, ये कौन सा दर्पण दिख रहा है, ये परावर्तक सतह है, तो ये कौन सा दर्पण हुआ। मान लीजिए आपका ये जो है बच्चों, ये हाथ है, ये जो व्हाइट वाला जो है बच्चों, ये है ना, ये पाम जो है, हथेली, ये आपका परावर्तक सतह है और ये पिछला पॉलिश किया हुआ सतह है। तो बताइए बच्चों, ये कौन सा दर्पण है, जल्दी बताइए। ये आपका है समतल दर्पण। क्या है, ये समतल दर्पण। लेकिन अगर ऐसे कर देंगे बच्चों, ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो। अगर ऐसे रखेंगे तो परावर्तक सतह सीधा हो, सीधा रहता है तो परावर्तक सतह सीधा हो यदि, तो समतल दर्पण। अगर ऐसे रहेगा बच्चों अंदर की ओर धसा हुआ तो अवतल दर्पण। अगर बच्चों ऐसे रहा क्या होगा, जो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। ऐसे रहेगा, टेढ़ा एकदम बिल्कुल नीचे, तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण।
तो देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखें, 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है। तो बोलेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिनका परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग है। बच्चों ये सब देखिए, ये परावर्तक सतह भी है और ये भी परावर्तक सतह है। ये सतह कहाँ से आया है, इसी खोखला गोला से आया ना बच्चों। ये खोखला गोला है, इसको बोलते हैं खोखला गोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलो स्फीयर। तो खोखला गोला का ही ये भाग है, ये दोनों भाग है। इसका ये परावर्तक सतह है, इसका ये परावर्तक सतह है, और दोनों का परावर्तक सतह इस खोखले गोले का ही भाग है। ये शीशा का बनाया हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं कि गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोली दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बच्चों, अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ से उतारिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ये सब बच्चों गोलीय दर्पण का उदाहरण है। अब बच्चों गोलीय दर्पण क्या है, आपके घर में जो आईना है बच्चों, ड्रेसिंग रूम में, हॉल में, बाथरूम में जो आईना है उसको बोलते हैं समतल दर्पण। गाड़ी के साइड वाला बच्चों गाड़ी बाइक चलाते हैं ना, साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है, आईना लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब सवाल आता है सर अवतल दर्पण किसे कहते हैं। बच्चों गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, गाड़ी का हेडलाइट, ये जो गाड़ी का हेडलाइट होता है कोई भी गाड़ी का, ये सामने वाला हेडलाइट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, गाड़ी के साइड में बच्चों आपका उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। आपके घर में जो आईना है बच्चों, वो जो आपको चेहरा डेली देखते हो जिसपे, तो वो है आपका समतल दर्पण। सबके बारे में बताए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बच्चों क्या है, पहला प्रकार क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है। उसके बाद पहले अवतल के बारे में जानेंगे, उसके बाद उत्तल के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अंत में ऑब्जेक्टिव करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण कुछ देर पहले बताए थे बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसल हो या धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका परावर्तक सतह है, देख रहे हो ना, ये आपका परावर्तक सतह है। और यहाँ पे बच्चों ये आपका पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, और पॉलिश किया हुआ भाग पिछला भाग कहलाता है, भूलिएगा नहीं बच्चों। ये आपका परावर्तक सतह है, देखिए लिखा हुआ परावर्तक पृष्ठ लिखा हुआ है, आप सतह भी बोल सकते हैं इसको, सतह, ठीक है। और परावर्तक सतह को क्या बोलते हैं बच्चों, सामने वाला भाग या अगला भाग बोलते हैं, दर्पण के सामने वाला भाग बोलते हैं, ठीक। याद रखिएगा, क्या यह परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ है बच्चों, एकदम धसा हुआ है अंदर की ओर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ बच्चों पता है, जैसे सूरज को रवि बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं बच्चों, उसी तरह बच्चों आप अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम कोई पूछेगा आज के बाद, क्या है अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे सर अभिसारी दर्पण। नाम क्या नाम है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। अब आपसे पूछा जाता है 2 नंबर मार्क्स में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। बस इसका सिंपल सा जवाब है बच्चों, आपको बहुत से पहले बताए थे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक जगह जाके जमा होती है, अभिसारी। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रकाश की किरण एक जगह जाके जमा होती है, अभिसारी कहलाता है। जैसे बच्चों ये आपका अवतल दर्पण है, इधर पेंट कर दिया बच्चों, अंदर की ओर धसा हुआ है, अवतल दर्पण है। तो मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी किरणें आया बच्चों, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण। चलिए 4 किरण भेज दिया बच्चों, यहाँ से निकल गया, बिंदु स्रोत से निकल के 4 किरण। ये किरण इधर आएगा, ये भी किरण इधर आएगा, ठीक है बच्चों, और ये भी किरण इधर आएगा, और ये भी किरण इधर आएगा। क्या सभी किरण एक जगह जाके जमा हुआ बच्चों, क्या एक जगह जाके मिला है ना, देखिए यहाँ पे जाके मिला है। तो अवतल दर्पण क्या करता है बच्चों, आने वाली किरण को एक जगह जाके जमा करती है, समझे बच्चों। कहीं से प्रकाश, बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर अवतल दर्पण से टकराकर किसी एक बिंदु पर सारी किरणें जमा हो जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी किरणें एक जगह जाके जमा होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी। क्योंकि अवतल दर्पण इसको जमा करती है, कौन कराती है, अवतल दर्पण उस किरणों को जमा कराती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक।
यहाँ पे लिखिएगा, इसके आंसर में लिखिएगा, क्योंकि 2 नंबर मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अवतल को कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठल हो या उठा हुआ हो। ठीक है, देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए बच्चों, इसका परावर्तक सतह ये वाला भाग है, देख रहे हो परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है। और पिछला जो ये बच्चे, ये वाला भाग जो है ये पॉलिश किया हुआ है। ये पॉलिश किया हुआ भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पिछला भाग। और परावर्तक सतह वाला भाग को क्या कहते हैं? सामने वाला भाग। परावर्तक पृष्ठ बोलो या परावर्तक सतह बोलो। ठीक, क्या ये सतह जो परावर्तक सतह क्या उठा हुआ है, एकदम बाहर की ओर उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। क्या नाम है बच्चों? अपसारी दर्पण है। ठीक है, याद रखिएगा ना बच्चों, अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है वो जानते हैं। फिलहाल उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव। बच्चों कॉनकेव नहीं होगा, डायवर्जिंग। क्या होगा? डायवर्जिंग मिरर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायवर्जिंग मिरर। ठीक, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं वो सुनो बच्चों। पहले पढ़ाए थे किरण पुंज 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण फैलती है, चारों तरफ फैलती, एक बिंदु से निकल के बच्चों फैलती चली जाती है, तो उसको अपसारी बोलते हैं। इतना नोट कर लिए ना बच्चों, अब समझाते हैं कैसे होता है अपसारी। तो ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखिए क्या करता है बच्चों, ये पॉलिश क्या हुआ भाग, ये हुआ बच्चों परावर्तक सतह है, सामने वाला भाग ये पिछला भाग। तो मान लीजिए यहाँ से किरणें आया बच्चों, मान लीजिए ये आपका सन है, यहाँ से किरणें आया, चलिए सूर्य है, तो सूर्य से किरणें आने वाली बच्चों, ये आने वाली किरण देखिए कितना किरण आ रहा है, 1 2 किरण, चलिए 3 किरण, और किरण भेज दें, चलिए 1 और किरण। बच्चों जितना भी किरण आएगा ना वो क्या करेगा? एक जगह से फैलाती चले जाएगा, ऐसे जमा नहीं करेगा बच्चों। देखिए बच्चों क्या किया? फैला दिया। वो किरण उधर चला गया, एक किरण इधर चला गया, सारी किरण एक दूसरे को फैले। क्या दोनों किरण कभी मिलेगा? ये किरण जो बच्चों, ये किरण क्या आपस में मिलेगा? कभी कभी नहीं मिलेगा। इसको फैला दिया, और फैलाने का काम किसका होता है? अपसारी का। और इसको कौन सा दर्पण फैलाया है? उत्तल दर्पण फैलाया है। इसीलिए कहते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फैलती चली जाती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका आंसर बच्चों अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, बस आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, पिछला लेक्चर देखे हुए रहिएगा, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा बच्चों, ताकि वो भी अच्छे से इसका आनंद ले पाए और अच्छे से बच्चों पढ़ पाए और अच्छे मार्क्स उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।